नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनालिटिक इंडिया। मैं हूं विकास शर्मा। बात करेंगे आज सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की, जो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। दरअसल बंगाल में पहले चरण का चुनाव जिस तरीके से उन्होंने कराया, चारों तरफ से वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन एक दूसरा कारण भी है जिसके कारण इस समय उनकी चर्चाएं गर्म हो गई हैं, और वो कारण बड़ा विवादास्पद भी माना जा सकता है। दरअसल विपक्ष ने उनके खिलाफ एक बार फिर महाभियोग चलाने की तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, या यूं कहें उनको आगे बढ़ा दिया है। करीब 73 राज्यसभा सांसदों के सिग्नेचर करवा लिए गए हैं इस प्रस्ताव के ऊपर, और विपक्ष लगातार इसके लिए और समर्थन जुटा रहा है। कोशिश ये है कि राज्यसभा के अंदर अधिक से अधिक सांसदों के साइन इस प्रस्ताव के ऊपर करा लिए जाएं। अब आपको याद होगा कि इससे पहले भी विपक्षी दल मिलकर सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेके आए थे, लेकिन हुआ यह कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने तकनीकी कारणों के आधार पर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उस समय आरोप यह लगाया गया था सीईसी के ऊपर, यानी ज्ञानेश कुमार के ऊपर जो आरोप लगे थे वो आरोप ये थे कि उन्होंने पद की मर्यादा के प्रतिकूल व्यवहार किया, और उनका आचरण जो है वो पक्षपातपूर्ण रहा है। यानी वो विपक्षी दलों को बिल्कुल सहयोग नहीं करते हैं, उनकी बात सुनते नहीं है, सरकार के साथ में मिलकर और सरकार को सहयोग करने की दृष्टि से वो काम करते रहे। ये विपक्ष के बड़े गंभीर आरोप उनके ऊपर थे, लेकिन इन आरोपों को आगे नहीं बढ़ा पाया और तकनीकी आधार के ऊपर यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। अब चूंकि यह प्रस्ताव खारिज हो गया था, तभी से यह लग रहा था कि विपक्ष दोबारा से लाने की कोशिश तो करेगा। अब इसके पीछे कारण क्या है, देखिए। विपक्ष के अंदर जो 5 बड़े नेता हैं वो सीईसी से सबसे ज्यादा चिड़े हुए रहते हैं, जिनमें टॉप पर नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी तो सीईसी यानी ज्ञानेश कुमार से उतने ही नाराज रहते हैं जितना वो मोदी जी से रहते हैं। और राहुल गांधी ये समझाने का प्रयास ये करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, उनकी मजबूरी भी है दरअसल, कि वो अपने कार्यकर्ताओं को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि राज्य दर राज्य कांग्रेस जिस तरीके से हार रही है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, उसका जिम्मेदार कमजोर संगठन नहीं है, उसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। बीजेपी वोट चोरी कर रही है, चुनाव आयोग इस चोरी के अंदर सहायता कर रहा है। ये उनका एक शगल रहता है आरोप लगाने का, इसलिए वो तो साथ आने ही थे। ममता बनर्जी जो उनसे ताजा ताजा चोट खाई हुई है कि बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी की गुंडागर्दी को टाइट किया ज्ञानेश कुमार ने, तो ममता बनर्जी का तो सहयोग इस मामले में मिलना ही था। इसके अलावा उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के अंदर अपनी पार्टी के विभाजन को भुगत चुके, तेजस्वी यादव, स्टालिन, ये तमाम नेता इस बात के लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थे कि दोबारा से प्रस्ताव लाया जाए। और अभी जो ताजा ताजा घटनाक्रम हुआ कि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन वाला बिल जो है वो लोकसभा में गिर गया, तो इनको लगा ये तो लॉटरी खुल गई, हम तो इस तरीके से सरकार को दबाव में ला सकते हैं, तो इन्होंने इस कवायद को और ज्यादा तेजी से करना शुरू कर दिया। अब देखिए आरोप क्या लगाए नए प्रस्ताव में कि बिहार और अन्य राज्यों में जो एसआईआर करवाई गई है उसके अंदर बहुत पक्षपात किया गया है, मनमाने तरीके से नाम उड़ा दिए गए हैं, और खासतौर पर विपक्षी दलों का जो वोट बैंक है उसको निशाने पर लिया गया। इसके अलावा जो दूसरा एक आरोप लगाया जा रहा है उसमें यह है कि चुनाव के दौरान इनका व्यवहार जो है बिल्कुल भेदभावपूर्ण रहता है, और स्वतंत्र चुनाव के लिए ये इनका जो व्यवहार है बड़ा घातक है। यानी विपक्ष, ये तो खैर हम आप भी जानते हैं कि लंबे समय से विपक्ष ये कहता रहा है कि चुनाव आयोग हमारी सुनता नहीं है। अब ये सुनने का अर्थ क्या है? सुनने का अर्थ यह कि भैया जो दूध ना दही, जो विपक्ष कहे वो सही, यानी हम कहें वो मानो, और नहीं मानोगे तो तुम निकम्मे हो, तुम अयोग्य हो, पद के लायक नहीं हो, तुम्हारे खिलाफ महाभियोग आएगा। यह विपक्ष का रवैया रहा है पिछले सालों में हर संवैधानिक संस्था के प्रति। तो सीईसी अलग हो नहीं सकते, और सीईसी का तो काम सबसे महत्वपूर्ण है। हर चुनाव में, यानी पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस लगातार हार रही है, 3 डिजिट के ऊपर नहीं पहुंची है लोकसभा चुनाव में, और हर बार ठीक रहा। किस पे फोड़ा गया? सीईसी के ऊपर, जो भी सीईसी रहा, या चुनाव आयोग के ऊपर, कि ये वोट चोरी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव जो हुए 2024 के बाद, उसमें महाराष्ट्र हार गए, उसमें बिहार हार गए, हरियाणा हार गए, दिल्ली हार गए। अब इस हार के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएं कि हम क्यों हार रहे हैं? ये तो कह नहीं सकते हैं कि हमारी कमजोरियां हैं। तो साहब वोट चोरी हो रहे हैं, और वोट चोरी कौन कर रहा है? चुनाव आयोग कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? मोदी सरकार के लिए कर रहा है। ये एक नैरेटिव सेट करके राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल हल्ला करते रहे हैं, और इसीलिए अब यह प्रस्ताव दोबारा से लाया गया है। और टारगेट ये है, देखिए पहला जो प्रस्ताव आया था 12 मार्च को, उसमें 193 सांसदों के हस्ताक्षर थे, महाभियोग प्रस्ताव जो सीईसी के खिलाफ आया था। अब ये लोग ये चाह रहे हैं, यानी विपक्ष ये चाह रहा है कि करीब 200 सांसदों का समर्थन हमें हासिल हो जाए, और कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके 200 साइन हो जाए इसके ऊपर। लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ सीईसी के काम करने के तरीकों का जो परिणाम आया है वो देखिए आप। बंगाल का उदाहरण ले लें, क्योंकि सबसे ताजा ताजा आंकड़े बंगाल के मिले हैं। पहले चरण का
चुनाव खत्म हो चुका है, हम उस चुनाव के ऊपर आंकड़े जारी नहीं कर रहे हैं, हिंसा पे कर रहे हैं। पहले चरण के जो बंगाल में चुनाव हुए हैं वो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण हुए हैं। इसका उदाहरण इस बात से निकलता है कि अगर घायलों का आंकड़ा देखा जाए बंगाल में होने वाले चुनाव में, तो 2016 के विधानसभा चुनाव में 1278 लोग घायल हुए थे, 2021 में 1681 लोग घायल हुए थे, 2023 के पंचायत चुनाव में, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, 2023 के पंचायत चुनाव में 664 लोग घायल हुए थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में 761 लोग घायल हुए थे, और 2026 के चुनाव के पहले चरण की 152 सीटों के ऊपर घायलों की संख्या कितनी है? 30 से भी कम। और जो 30 से कम जो संख्या है वो भी बहुत मामूली चोट है उनको लगी है, कोई गंभीर चोट अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हुए। वहीं मृतकों का आंकड़ा हर चुनाव के अंदर बड़े तादाद के अंदर, बड़ी संख्या के अंदर लोगों की मौतें भी हुई हैं, क्योंकि अगर 15 से ज्यादा मौत चुनाव में हो रही है तो वो संख्या बड़ी होती है। लेकिन इस बार एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। इतने बेहतरीन तरीके से चुनाव आयोग ने करवाया। इसके बावजूद ज्ञानेश कुमार बेईमान हैं, इसके बावजूद ज्ञानेश कुमार अक्षम है, इसके बावजूद ज्ञानेश कुमार केवल केंद्र सरकार को सहयोग करते हैं। ये वो आरोप हैं जो लगातार विपक्ष लगा रहा है, और इसीलिए ज्ञानेश कुमार के ऊपर एक मानसिक दबाव डालने के लिए दोबारा से महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। ये विपक्षी दलों को भी पता है कि ये भी प्रस्ताव खारिज होगा, खारिज नहीं हुआ, अगर ले भी आए तो महाभियोग आप उनके ऊपर पास नहीं करवा पाएंगे इस प्रपोजल को, लेकिन केवल मानसिक दबाव बनाना है। एक तरीके से ब्लैकमेलिंग चल रही है, और ज्ञानेश कुमार के माध्यम से संवैधानिक पदों पर बैठे तमाम अधिकारियों को और तमाम लोगों को ये संकेत दिए जा रहे हैं कि भैया हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो अब अगला नंबर तुम्हारा आ सकता है, तुम्हारे खिलाफ भी महाभियोग इसी तरीके से लाया जा सकता है। अब ये प्रेशर टैक्टिक चल रही है एक तरीके से विपक्ष की। हालांकि ये प्रेशर टैक्टिक सफल होती हुई अभी तक तो दिखी नहीं है, और आगे भी कोई संभावना नहीं है कि ये सफल होगी, लेकिन कम से कम विपक्ष बिजी तो है इस काम के अंदर, अपने टारगेट को छोड़ नहीं रहा है। अब जो 5 राज्यों के चुनाव जो हुए हैं उसमें अंदर बंगाल के लास्ट चरण को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 राज्यों में चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 4 मई को काउंटिंग होने वाली है। 4 मई के बाद में ये पता चल जाएगा कि विपक्ष का रवैया इन संवैधानिक पदों के खिलाफ किस तरीके का रहने वाला है। जो कि संभावना अभी तक दिख रही है उसमें एनडीए का प्रदर्शन बेहतरीन रह सकता है। केवल एक सवालिया निशान तमिलनाडु को लेकर है। तमिलनाडु में बहुत कांटे की टक्कर है। अगर तमिलनाडु में भी एनडीए जीत गया तो फिर आप ये मान लीजिए कि इनका ये नैरेटिव किसी भी तरीके से परवान नहीं चढ़ने वाला, ये कितना ही हल्ला करें। और अगर तमिलनाडु के अंदर स्टालिन सरकार की वापसी हो जाती है तो फिर कम से कम एक आधार मिल जाएगा इनको कि देखिए हम तमिलनाडु में जीत गए मोदी सरकार के विरोध में, तो हम पूरे देश में घेर सकते हैं। यानी तमिलनाडु में जीत इनको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन देगी, बाकी बंगाल में कुछ मिलना नहीं, असम में कुछ इनके खाते में आना नहीं। तो यही कारण है कि ज्ञानेश कुमार इनके टारगेट के ऊपर फिर से आ गए हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि ज्ञानेश कुमार आखिरी व्यक्ति नहीं है। नए सीईसी आएंगे उनके ऊपर भी इसी तरीके से आरोप लगेंगे। और अभी तो आप देखिएगा बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद में बंगाल के जो चुनाव आयुक्त हैं मनोज अग्रवाल, वो भी इसी तरीके से विपक्ष के निशाने के ऊपर आने वाले हैं। हालांकि उनके ऊपर आरोप तो अभी से लग रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी प्रश्न उनको एक तरीके से मिला हुआ है, क्योंकि एसआईआर और चुनाव की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर था बंगाल में। और नई अपडेट आपको ये और बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बंगाल में पहले चरण का जो मतदान है शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खुशी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हाँ व्यवस्थाएं अच्छी की गई, जिसके कारण हिंसा की वारदातें कम हुई। तो मनोज अग्रवाल अगले व्यक्ति हैं, बल्कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी इनकी तरफ से निशाने पे ले लिया जाए, क्योंकि विपक्ष के तमाम दल यही कर रहे हैं कि अगर किसी संस्थान से, किसी संवैधानिक संस्थान से इनके मनमाफिक तरीके से आदेश जारी नहीं होते हैं तो फिर तुरंत उसके खिलाफ टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं, उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान शुरू हो जाते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से इनको राहत नहीं दे रहा, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ये लोग निशाने पे लेने लगे। लेकिन फिलहाल इन्होंने मोर्चा खोल रखा है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। लेकिन अब ये जो 5 राज्यों के परिणाम हैं, ये ज्ञानेश कुमार की सफलता भी बयान करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने चुनाव की व्यवस्थाएं की और खासकर बंगाल का जो एक मॉडल सेट किया कि बंगाल के अंदर लोग मानते नहीं थे कि हिंसा के बिना चुनाव हो सकते हैं, लेकिन जिस बेहतरीन तरीके से बंगाल को उन्होंने पहले चरण को 152 सीटों में हिंसा नहीं होने दी, उसका ज्ञानेश कुमार को बहुत क्रेडिट मिलता जा रहा है। अब सवाल उठता है 142 सीटों का दूसरा चरण। यह दूसरा चरण वो है जो टीएमसी की डोमिनेंसी वाला है।
हिंसा भी इस इलाके में ज्यादा होती है। अगर 142 सीटों के दूसरे चरण में भी हिंसा पे कंट्रोल किया जा सका तो सीधे तौर पर इससे ज्ञानेश कुमार की क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगी और इस तरीके का महाभियोग प्रस्ताव लाकर जनता के दिमाग में जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, उसका दम भी निकल जाएगा। लेकिन अब सवाल यही है कि 142 सीटों पे जो दूसरा चरण है बंगाल का, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए। तो कुल मिलाकर विपक्ष ने एक बार फिर निशाने पर ज्ञानेश कुमार को ले लिया है, लेकिन वो किसी भी तरीके से दाव देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पे वो कह चुके हैं, होगा वही जो कानून के तहत होगा और संवैधानिक शक्तियां जो चुनाव आयोग को मिली हुई हैं उनका पूरी तरीके से उपयोग किया जाएगा।